हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जुलाई महीने की जो बड़ी खबरें रहीं, विशेषकर जो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी है और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है या क्लाइमेट चेंज है या जो हेल्थ से संबंधित जो खबरें हैं, उस पर हम जो है विस्तार से आपको बताएंगे और आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम रूपी पर यहाँ पर आना चाहेंगे। आप जानते ही हैं कि जो रूपी है वो काफ़ी गिर गया है। अभी कुछ दिनों पहले ही जो रूपी की जो $1 की जो वैल्यू है वो 80 रुपये से भी ज़्यादा की हो गई थी। अभी लगभग 79.82 के आसपास बना हुआ है रुपया। तो काफ़ी ये वीक हो गया है। तो इसका कारण क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, इसके 3 मेन कारण हैं ये जो रूपी कमज़ोर हुआ है। पहला कारण तो ये है कि देखिए जो हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो नंबर 1। नंबर 2 आपका जो है स्ट्रॉन्ग डॉलर ओवरसीज, जो डॉलर है ओवरसीज काफ़ी मजबूत हो गया है। और तीसरा जो कारण है वो है फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो। तो ये 3 मेन कारण हैं जिस वजह से जो रुपी है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है। अब आप कहेंगे कि हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, इसका देखिए जैसे कि आप जानते ही हैं कि अ, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, तो इसका असर क्रूड ऑयल प्राइसेस में देखने को मिला है। और काफ़ी जो है पूरे विश्व में ही जो आर्थिक स्थिति है जो वो इतनी अच्छी नहीं रही है। और रुपये की डिप्रिसिएशन की बात करें तो और करेंसी भी कमज़ोर हुई है और भारत की भी काफ़ी कमज़ोर हुई है। तो इसमें देखिए भारत को नुकसान ज़्यादा होगा, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा आप देखिए कि जो स्ट्रॉन्ग डॉलर है ओवरसीज, तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो ओवरसीज में भी काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है डॉलर। और तीसरा आप देखेंगे वो है फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो होता है। तो देखिए, फॉरेन से तो आप समझ रहे होंगे विदेश। देखिए, कैपिटल आउटफ्लो का क्या मतलब होता है, ये आपकी समझने की ज़रूरत है। तो कोई जो एसेट है, कोई एसेट है कोई भी, तो उसका जब मूवमेंट होता है आउटसाइड द कंट्री, उसे ही जो है कैपिटल आउटफ्लो कहते हैं। अब देखिए उसका कारण क्या होता है, तो या तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है या फिर पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन इस केस में जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ही कारण है। तो ये वजह है रुपये के कमज़ोर होने की। वहीं अगर आप अभी देखें करेंटली, तो हमारे लिए देखिए ये जो रुपी जब कमज़ोर होता है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही होते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव की ही बात करें तो जैसे कि हम एक्सपोर्ट की हम कहते हैं कि हाँ, एक्सपोर्ट में हमें फ़ायदा होगा, तो ये आप इसमें पॉजिटिव कह सकते हैं। लेकिन देखिए ये भी एक रियलिटी है कि हमारा जो देश है, भारत देश, हम लोग क्या है कि इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो अभी करेंटली अब देखें तो जैसे क्रूड ऑयल सबसे अच्छा उदाहरण उदाहरण है। क्रूड ऑयल में भारत सरकार बहुत ज़्यादा खर्च करती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखिए इतना है नहीं ऑयल, तो हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, डिमांड उसकी ज़्यादा है। तो अब रुपी कमज़ोर हो जाएगा तो देखिए ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि डॉलर में ही जो जो ट्रेड होता है डॉलर में ही होता है। तो जो व्यापार होगा, जो हम पैसे देंगे उन्हें, तो वो डॉलर से ही हम देंगे। और अगर अब रुपया हमारा कमज़ोर होगा तो हमें उन्हें जो है पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो और देखिए इससे जो है बाहर ज़्यादा पड़ेगा, तो ये एक हमें नुकसान हो जाएगा। वहीं आम आदमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको बताऊँ, हमारे बहुत सारे जो भारत के लोग हैं वो विदेश में पढ़ते हैं, और यहाँ से कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनके पेरेंट्स हों या उनके रिलेटिव्स हों, उनके लिए पैसा भेजते हैं। तो देखिए जब होता ये है कि अगर पैसा भेजना होगा, अब देखिए अगर वीक रुपया इतना वीक हो गया है, तो उन्हें पैसे भी फिर ज़्यादा भेजने पड़ेंगे। और जो इनकम है देखिए वो बड़ी नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, इनकम जो है बड़ी नहीं है। तो ऐसे में देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे सिलेंडर के दाम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वैसे ही जो है खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ऊपर से आपको फिर अलग से ही बच्चों के लिए भी जो बाहर पढ़ रहे हैं उनके लिए पैसे आपको भेजने हैं। और डॉलर आपका मजबूत हो गया है, रुपया कमज़ोर हो गया है, तो जाहिर सी बात है आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो देखिए ये चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा, खासकर आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा इससे दिक्कत होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको ये समझा सकूं, और आई होप आपके ये जो है ये बात पूरी समझ में आ गई होगी रूपी से संबंधित। अब दूसरी हम अपनी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरी खबर है वो आपका जापान को लेकर है। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, उनकी जो है, माफ़ कीजिए, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, तो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे वो, तो उनकी जो है हत्या कर दी गई। और उनके जो हत्यारे थे वो जापान के ही थे।
उनका जो नाम था वो तेत्सुया यामागामी था, तो उन्होंने उनकी हत्या करी। अब जो हत्या का कारण बताया जा रहा है कि वो ये है कि वो शिंज़ो आबे से नाराज़ थे और वो कोई यूनिफ़िकेशन चर्च करके है, एक रिलीजियस ग्रुप टाइप का, तो उसमें वो उसका उसका मानते थे कि शिंज़ो आबे का कनेक्शन है उससे, और इस वजह से जो है उन्होंने उनकी हत्या कर दी। और वो जो ग्रुप था, उनकी मदर भी उससे जुड़ी हुई थी, उस हत्यारे की। और उसने क्या कहते हैं काफ़ी डोनेशन दिया उसकी मदर ने, और फिर वो बैंकरप्ट हो गई। तो एक ग्रज रखता था वो उनके प्रति, और इस वजह से जो है शिंजो आबे का कनेक्शन उससे उस चर्च से उनका उसे लगा, और उसने जो है इससे जो है हत्या कर दी। तो इसका पॉलिटिकल रीज़न कम था और पर्सनल रीज़न ज़्यादा था शिंजो आबे की हत्या का। तो और ये भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जो शिंजो आबे थे वो जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके वो नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, और काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस था। अभी भी उनकी पार्टी के ही प्राइम मिनिस्टर थे, और शिंजो आबे और हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। और भारत को जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और मोदी को बहुत पहले से जानते थे जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो काफ़ी ज़्यादा भारत को जो है जापान से काफ़ी संबंध अच्छे और मजबूत हुए। तो कहीं न कहीं उनकी हत्या एक भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा जो है एक शोक की बात है भारत के लिए भी। तो ये जो है जापान से जुड़ी खबर थी। अब हम अगली खबर पे आते हैं। अगली खबर जो है वो अ, ब्रिटेन से जुड़ी हुई है। तो ब्रिटेन के जो करेंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। अब देखिए इसका कारण क्या है कि उन्होंने इस्तीफे की जो घोषणा करी है। तो देखिए जब कोविड महामारी चल रही थी पूरे देश में, तो उन पे आरोप लगे कि वो कोविड के दौरान जो है पार्टी करते हुए दिखाई दिए, काफ़ी उन्होंने जो नियम है वो तोड़े। एक प्राइम मिनिस्टर ने, देश के प्राइम मिनिस्टर ने, ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा जो उनके खास थे क्रिस पिंचर करके उनका नाम था, तो उस क्रिस पिंचर स्कैंडल जो हुआ था, जिस पे उन्होंने जो है उनका एक तरीके से बचाव करने की कोशिश की, तो उस वजह से भी उनकी काफ़ी किरकिरी हुई। तीसरा जो वहाँ का लोकल इलेक्शन जो ब्रिटेन में हुए, उसमें भी जो है कंजर्वेटिव पार्टी ने खास प्रदर्शन नहीं करा, और वहाँ के आर्थिक हालात भी काफ़ी जो है अच्छे नहीं हैं अभी, तो उसे लेकर भी लोगों में कहीं न कहीं नाराज़गी है बोरिस जॉनसन को लेकर। और उनके जो अपने ही जो पार्टी के काफ़ी सारे लीडर्स हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं, और उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, बट उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। लेकिन तब तक अभी वो कार्यवाहक वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जब तक कि कोई नया लीडर कंजर्वेटिव पार्टी से नहीं चुना जाता। और देखिए ये समझने की ज़रूरत है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है, वो जो है वो अभी मतलब वो कोई बहुमत उन्होंने नहीं खोया है पार्टी ने, वो केवल जो लीडर हैं बोरिस जॉनसन, उसके खिलाफ काफ़ी वहाँ के लोग थे, तो इस वजह से उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की है। और जब तक कि नया आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाता, तब तक वही रहेंगे। और फिर उस वहाँ जो पार्टी के ही अंदर जो है इलेक्शंस हुए उनके, और वोटिंग वहाँ शुरू हुई, और काफ़ी राउंड तक चली। अभी फाइनल राउंड बचा है, और जो सितंबर तक ये उम्मीद है कि अनाउंस हो जाएगा कि कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन दो नाम जो सबसे बड़े हैं, एक जो है ऋषि सुनक हैं जो भारतीय मूल के हैं, वो जो है एक बहुत बड़ा नाम है वहाँ। और दूसरी जो कैंडिडेट है उनका नाम है लिज ट्रस। तो ट्रस और ऋषि सुनक के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। और देखिए पढ़ला तो अभी तो हम कह नहीं सकते कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन हाँ ऋषि सुनक का भी अच्छा वो दिख रहा है कि वो भी जीत सकते हैं। लेकिन देखिए राजनीति में तो कुछ भी संभव है, तो जब तक सितंबर में रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी बात होगी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनना, और वो भारतीय ओरिजिन के ही हैं। तो ये ब्रिटेन से जुड़ी खबर हुई। वहीं अभी श्रीलंका में जो है काफ़ी उथल-पुथल चल रही है। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है श्रीलंका पे डिटेल पर, आप इसी चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा मैं फिर आपको ब्रीफ में थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि अभी क्या चल रहा है। तो देखिए जो गोटबाया राजपक्षे थे उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है अब, क्योंकि पहले वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा उस पर वहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा रहा, और काफ़ी बुरे हालात वहाँ काफ़ी प्रोटेस्ट रहे थे, और काफ़ी बुरे हालात हैं अभी भी। लेकिन जो गोटाबाया राजपक्षे उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, और करेंटली जो अब प्रेसिडेंट बने हैं वो रनिल विक्रमसिंघे बने हैं। तो वही जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे बनाए गए थे, अब वही प्रेसिडेंट बन गए हैं। और उनसे भी लोग देखिए बहुत सारे लोग उनसे भी खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि रनिल विक्रमसिंघे भी जो है प्रेसिडेंट ना बने, लेकिन वो भी बन गए हैं। और दूसरा जो है जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है दिनेश गुनुवर्धने।
तो वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो देखिए, श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहे हैं, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाले हैं। देखिए, कोई भी जब किसी कंट्री में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तो वो इतनी जल्दी जो है ठीक नहीं होता है। उसमें बहुत समय लगता है और वो डिसीजंस भी जो लीडर्स हैं उन्हें लेने पड़ेंगे, टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तब जाके जो है बदलाव हो पाएगा। क्योंकि देखिए, सडनली कुछ नहीं होता है। जब माफ़ कीजिएगा, जब भारत में भी एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, तो शुरू एकदम से बदलाव नहीं हुआ, बहुत समय लगा। जो है उस बदलाव फिर से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और बहुत समय लगता है बदलाव आने में अर्थव्यवस्था में। तो वही आप श्रीलंका में भी देखेंगे, और रनिल विक्रमसिंघे से भी जो है जनता, काफ़ी लोग खुश नहीं है जनता में। तो देखिए, कुछ भी अभी संभव है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन काफ़ी ये टेंस है वहाँ माहौल है। तो थोड़ा मैं ब्रीफली मैं बताऊँ तो श्रीलंका में काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे पहले से ही, और ये 2019 से शुरू हुआ, जब वहाँ ईस्टर बॉम्बिंग हुई, और फिर उसके बाद कोविड महामारी ने वहाँ की जो टूरिज्म इकोनॉमी है उसकी तो कमर ही तोड़ के रख दी। बाकी वहाँ की जो गोटबाया बंधु की जो दोनों भाई हैं, उन दोनों की जो सरकार थी, उनकी कुछ ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रहीं, जैसे उन्होंने टैक्स कट करने शुरू कर दिए, और ऊपर से एक एग्रीकल्चर को लेकर, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर उनका जो फैसला रहा, वो काफ़ी डिज़ास्टर रहा। तो ये कुछ उनकी नीतियाँ रहीं, और टूरिज़्म को लेकर, जो टूरिज़्म इकोनॉमी जो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे उस पर भी जो जिस तरीके से कोविड महामारी और जो ईस्टर बॉम्बिंग ने उसकी कमर, उससे उनकी कमर टूटी। और बाकी अभी ये यूक्रेन और रशिया वॉर से भी जो है उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये कुछ फैक्टर्स रहे हैं जिस वजह से श्रीलंका जो है इतनी बुरी हालत में पहुंचा है। बाकी चीन भी एक रीज़न है, क्योंकि चीन से भी काफ़ी उन्होंने उधार ले रखा था, और देखिए, चुका अभी तो सकते ही नहीं है वो। कैसे, ये हालत ही ऐसी नहीं है कि वो किसी का उधार चुका सकते हैं। और वहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोगों को आम चीज़ें खरीदने में बहुत जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहाँ हालत काफ़ी ख़राब है। बाकी मैंने इस पर भी जो है इस पर डिटेल पे वीडियो बनाई है, आप चाहें तो इस पर इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो श्रीलंका की बात होगी। अगर अब हम अपनी अगली खबर पर बढ़ते हैं, तो देखिए, जो अगली खबर हमारी है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस बार मानसून काफ़ी जो है मध्य भारत और गुजरात साइड को बहुत ज़्यादा तबाही उसने मचाई है, और उत्तर भारत में भी विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में इतना अच्छा नहीं रहा है। तो इससे क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा असर है, ये देखने को मिला है। तो देखिए, इसका कारण, हालाँकि अभी बहुत समय है, लेकिन अभी आप देखें कि इस बार इतना जो कमज़ोर मानसून रहा है, जो उसके कारण है अगर आप देखेंगे, तो देखिए, पहले होता क्या था कि बंगाल की खाड़ी में जो वेदर सिस्टम बनते थे, जैसे कोई लो प्रेशर एरिया बनता था, तो वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ता था, और उस वजह से उत्तर भारत में भी अच्छी बारिश होती थी। लेकिन अभी क्या होने लगा है कि जो वेदर सिस्टम बनते हैं, वो मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात जाते हैं, और वहाँ पे जो है बहुत मूसलाधार बारिश करने लगे हैं। और ऐसा वेदर सिस्टम ऐसा नहीं बन रहा है जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़े और जो अच्छी बारिश कर पाए। तो इस वजह से इस बार हमने देखा है कि कम बारिश हुई है उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो देखिए, इस पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए। ये क्लाइमेट चेंज वाक़ई एक बहुत बड़ी समस्या है, और अगर जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, तो देखिए, इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, चाहे वो आम लोग हैं, और विशेषकर जो हमारे फार्मर्स और लेबर्स हैं, जो धूप में काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत दिक्कत होगी आने वाले समय में। और ये क्लाउड बर्स्ट वाली घटनाएँ ज़्यादा बढ़ेंगी, साइक्लोन्स आएँगे बहुत खतरनाक, या एक एक्सट्रीम इवेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, या कहीं बहुत सूखा भी देखने को हमें मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं एक चीज़ और इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो कई बार मीडिया में भी गलत दिखाई जाती है, वो है कि क्लाउड बर्स्ट को लेकर, और जिसका कारण क्लाइमेट चेंज ही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाउड बर्स्ट काफ़ी होने लगे हैं। तो देखिए, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, पहले मैं ये समझाने की इसमें कोशिश करूँगा। तो देखिए, जब एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा, या हम कहें कि 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हो जाए, तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। तो 1 घंटे में ये इवेंट होता है। मतलब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा, या 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हो जाए, तो उसे ही क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और कई बार मीडिया जो है बढ़ा-चढ़ा के इसे दिखाती है। बाकी एक टर्म मिनी क्लाउड बर्स्ट भी होता है, जब 2 घंटे में 50 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हो जाए, तो उसे मिनी क्लाउड बर्स्ट बोला जाता है, और वो भी बहुत डेंजरस होता है। विशेषकर पहाड़ी इलाकों में वो काफ़ी डेंजरस होता है, और उससे जो जितने सेंसिटिव है वैसे ही, तो काफ़ी खतरा उसका रहता है। बल्कि पहाड़ों में तो अगर हल्की बारिश भी हो जाए, तो कई बार उससे भी लैंडस्लाइड हो जाता है। तो देखिए, ये भी निर्भर करता है, हमने जो चीज़ें करी हैं, जिस तरीके से हमने अवैध निर्माण करना शुरू करा है, प्लांट कंस्ट्रक्शन हमारे नहीं रहे हैं, पेड़ हम काट रहे हैं, तो उसके ये सब परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारी जो अंतिम खबर है, वो जो है मंकी पॉक्स वायरस को लेकर है। तो इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप इस चैनल पर जो है जाकर आप इसे देख सकते हैं।
तो देखिए मंकी पॉक्स वायरस में थोड़ा ब्रीफली आपको हिस्ट्री बताऊँगा और इसके बारे में और थोड़ा बहुत जानकारी भी दूँगा। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए दोबारा इसलिए है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन है डब्ल्यूएचओ, उसने जो है इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन ने। तो देखिए मंकी पॉक्स वायरस है क्या? तो देखिए ये वायरस एक साइंटिस्ट थे वॉन मैग्नस करके उनका नाम था। उन्होंने ये लेट 50s में जो है डिस्कवर करा था मंकीज़ पे, बंदरों पे। तो इस वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस पड़ा और इसका जो पहला केस इंसानों में मिला वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 1970 में मिला। ये एक अफ्रीकन कंट्री है, तो वहाँ पे इसका केस मिला। तो ये तो कुछ ब्रीफ इसकी हिस्ट्री है। अगर हम अभी बात करें तो ये तो एक वायरल डिजीज़ है जिसके जो है जो सिम्पटम्स होते हैं वो जैसे बुखार आना, रैशेस पड़ जाना और जो चिकन पॉक्स की तरह जो है इसमें इसके कुछ सिम्पटम्स रहते हैं वैसे ही। और इसके इलाज की बात करें तो देखिए ये इसका एक वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन मानी जाती है, वो इसमें 85% इफ़ेक्टिव मानी जाती है वैक्सीन। अ, तो जो खतरनाक बात इसकी ये है कि देखिए ये ज़ूनोटिक है, मतलब ये एनिमल टू ह्यूमन फैलता है और या कोई संक्रमित व्यक्ति से दूसरे को फैल सकता है कोविड की तरह ही। तो ये जो है इसकी सबसे खतरनाक बात है। तो इसलिए आपको जो है हाइजीन मेंटेन करके रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और देखिए कोई व्यक्ति जो मान लीजिए उस आउटब्रेक जहाँ ये मंकी पॉक्स का आउटब्रेक हुआ है वहाँ से आया है, तो आपको उससे दूर रहने की ज़रूरत है। तो कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे और बाकी इसमें नज़र आप बनाए रखिए। तो ये बहुत ज़रूरी है और देखिए अफ़वाहों पर ध्यान ना दें। रेगुलरली जो क्रेडिबल साइट्स हैं उस पर जो है इसके बारे में पढ़िए और देखिए आजकल जो अफ़वाहें हैं वो बहुत कुछ जो है पैनिक क्रिएट करती हैं, तो उस पर जो है आप ध्यान ना दें और जो क्रेडिबल साइट्स हैं उससे ही आप जो है इसके बारे में जानकारी लेते रहें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना इसे बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।